हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का फाइनल, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और ऑकलैंड के बीच में। तो न्यूजीलैंड डोमेस्टिक वाइट बॉल क्रिकेट का कारवां इस सीज़न के लिए ख़त्म होने जा रहा है आज रात को या कल सुबह, जो भी आप बोल लो। 3 बजे सुबह तो नहीं बोल सकते टेक्निकली, लेकिन जो भी है वहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। रेड बॉल क्रिकेट मतलब प्लंकेट शील्ड के मैचेस अभी भी बाकी हैं, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट यहीं पे ख़त्म होने जा रहा है। और कैंटरबरी फाइनल में पहुंचने वाली है, मतलब पहुंच तो गई थी वो पहले, और ऑकलैंड को लास्ट मैच डे में ओटागो को हरा के यहाँ तक पहुंचना पड़ा है। और ऑकलैंड फिर से एक फाइनल में आ गई है। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो शायद ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच में ही वो फाइनल मैच भी होना था, T20 का थी, सुपर स्मैश का भी। लेकिन जो भी है, तो फिर से ऑकलैंड के पास मौका है कि वो इस एक और ट्रॉफी इस सीजन में वो जीते। मोमेंटम की बात करें तो कैंटरबरी ने अपना आखिरी जो है मैच ग्रुप स्टेज में ही खेला था या लीग स्टेज में खेला था, और डायरेक्टली उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी, जहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से पोलिंग फर्स्ट करके उन्होंने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स को हराया था। और ऑकलैंड ने लास्ट मैच उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ा था, जहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी और एक मुश्किल स्थिति से मैच को जीतवा के लेके गए थे उनके कैप्टन रॉबर्ट ओडोनेल और मार्टिन गप्टिल, जो हमारे लिए बहुत यूनिक पंट भी थे उस मैच में। कुछ लोग उनको ड्रॉप भी कर रहे थे, लेकिन हमने बात करी थी उनके बारे में। तो जो भी है, तो दोनों ही टीमों के पास मोमेंटम अच्छा होगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या होने जा रहा है। कैंटरबरी की तरफ से एक साथ बहुत सारे इंक्लूशंस होने वाले हैं। हेनरी शिपली जो पूरे सीज़न उनको आपने देखा नहीं होगा, इंजरी के चलते वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन कल के मैच में वापसी करने जा रहे हैं। मोमेंटम कैसा होगा वो सब तो हमें नहीं पता, लेकिन वापसी कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और भी टॉम लेथम, विल ओराउडकर, जिन्होंने रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में टेस्ट सीरीज़ हुआ था, बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी। कोल मैककॉन की लास्ट मैच डे में नहीं खेले थे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, उनकी भी वापसी होने जा रही है। तो काफ़ी सारे इंक्लूशंस हैं। और दूसरी तरफ ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो मार्टिन गप्टिल नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि वो PSL में ज्वाइन करेंगे। उनके जगह पर जॉर्ज वार्कर को खिलाया जाने वाला है, जो कि इस सीज़न में उतने अच्छे फॉर्म पे तो दिखे रही हैं, लेकिन अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है बेहतर, तो उनको बुलाया गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैच होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, जो कि ऑब्वियसली कैंटरबरी का घर है। वेदर यहाँ पे सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में आपको ऑकलैंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आगे होती हुई दिख जाएगी। इस सीज़न में एक मैच कैंटरबरी जीती है, जो लास्ट मैच था, उसके पहले तक नहीं तो ऑकलैंड यहाँ पे 4-1 से आगे चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑकलैंड का। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 साल पुराने मैच से, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। ये ऑकलैंड में हुआ था 2022 में। कैंटरबरी ने बनाया था 226 रन। करंट स्क्वाड में आपको कार्टर और मैककॉन की देखने मिल जाते हैं। मैककॉन की आपने नोटिस करी होगी, बड़े मैचेस में हमेशा अच्छा करते हैं वो, किसी भी फॉर्मेट में आप देख लो, चाहे वो उसके पहले उतना अच्छा कुछ नहीं भी करे, लेकिन जब भी बड़े मैचेस, नॉकआउट मैचेस, सेमीफाइनल, फाइनल की बारी आती है, ये हमेशा परफॉर्म करते हैं। हमेशा तो नहीं कहूँगा मैं, ये गलत वर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्म वो करते हैं। बॉलरों में से सोलिया और लिस्टर आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने एक एक करके विकेट ले लिया। ऑकलैंड ने यहाँ पे चेस कर लिया, जहाँ पे वार्कर का आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है, बाकी चैपमैन तो नहीं है। शिपली वापसी कर रहे हैं ओराउडके के साथ, और ऑकलैंड ने यहाँ पे बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से जीत हासिल कर लिया। अगला मैच ये हुआ था रैंगियोरा में, जो कि कैंटरबरी का ही एक घर है। ऑकलैंड ने यहाँ पे बना था 162, वो भी तब जब फर्न्स, जो इनके बॉलर हैं, उन्होंने 42 का इनिंग्स खेला था। बॉलरों में से आपको फिर से शिपली और ओराव के देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों का नाम था, यहाँ पे भी इन दोनों का नाम है। शिपली बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होते हैं अगर अपने मोमेंटम के साथ वो चले तो। अभी पता नहीं इंजरी के बाद भी उनके क्या हालत रहे होंगे, लेकिन अगर वो अपने फुल फ्लो में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन बॉलिंग फर्स्ट वो जनरली ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। बाकी हेनरी और नट्टल अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने इस बार चेस कर लिया, जहाँ पे आपको बोवेस और निकोल्स नाम को नोटिस करना, इनके परफॉर्मेंस देखने मिल जाते हैं। लिस्टर का एक विकेट। अगला मैच और पहला मैच जो कैंटरबरी के घर पे हुआ क्राइस्ट चर्च में, इस बार भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के यहाँ पर चीतरे उड़ गए, 131 रन निपट गए। दिलपोर्ट, अशोक, गिब्सन कोई भी अवेलेबल नहीं है। बोवेस का थोड़ा बहुत स्कोर है। चेस करने वाली टीम जीत गई। इस बार भी वार्कर ने चेस करते हुए रन बनाए ब्रिग्स के साथ, और मैकेजी का एक विकेट। इस सीजन में जो मैचेस हुए, अगर हम उनकी बातें करें तो यहाँ पे भी वही चीज़ चला। हालांकि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट में टीम कोलैप्स तो नहीं करी, लेकिन चेजिंग टीम ने वापस से यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। फिर से बॉयज़ के आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं, मैककॉन की और रिप्पन के साथ। रिप्पन पहली दफ़ा यहाँ पे है जहाँ पे आपको उनका नाम दिख रहा है, क्योंकि इसी सीजन में वो कैंटरबरी के होकर खेल रहे हैं। इसके पहले जब वो ओटागो के होकर खेलते थे, तब भी उनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हुआ करते थे ऑकलैंड के अगेंस्ट में। फर्न्स, गिब्सन, दिलपोर्ट और वार्कर ने यहाँ पे विकेट निकाला था, हालांकि बैटिंग से तो वो नहीं चले थे, और चेज करते हुए यहाँ पे टीम ने जीत हासिल कर लिया। कैम फ्लेचर दूसरे साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये पहले कैंटरबरी के होकर खेलते थे, तो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पहली ही बार खेलने आए वो और रन बनाया।
रॉबर्ट ओडोनेल, हैरिसन के भी स्कोर्स यहाँ पे थे। मैककॉनकी और ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से ओराउड का नाम आपने पहले भी देखा है। माइकल रे अवेलेबल नहीं है, इनके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। रिपॉन का भी नाम पहली बार है क्योंकि वो पहला मैच खेल रहे थे इस फिक्सचर में। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में वो ऑकलैंड पे हुआ था और ये पहली दफ़ा है आखिरी 5 मैचेस में जहाँ पे हमें बैटिंग फर्स्ट टीम करने वाली टीम को जीतते हुए हम देख रहे हैं। नहीं तो पिछले 4 मैचेस में हमने चेस करने वाली टीम को जीतते हुए देखा है। इवन 1-2 बैटिंग कोलैप्स भी देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंटरबरी ने बनाया था 287 रन, जहाँ पे आपको मैककॉनकी, रिपॉन ये दो नाम आपने ऊपर भी देखे थे। कार्टर का भी नाम आपने एक बार देखा हुआ है, मिच है। बाकी ओलिवर नहीं अवेलेबल है, मतलब स्क्वाड में है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। सोलिया और हैरिसन के स्कोर्स पहली दफ़ा है यहाँ पर चेसिंग टीम यहाँ पर हारी भी और वो ऑल आउट भी हुए। रॉबर्ट ओडोनेल हालांकि यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। विल ओडोनेल ने भी इस सीजन में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी है जब से उनको मौका मिलना शुरू हुआ है। चेज अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी वो अच्छा दिख रहे थे, रन आउट हो गए थे, लेकिन उसके पहले मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी है। यहाँ पर भी स्कोर्स हैं। बाकी ओवरआउट के इस फिक्चर में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। बहुत ज़्यादा विकेट्स तो नहीं है लेकिन कंसिस्टेंटली विकेट्स इनके हैं। बाकी फुल्स, रिपॉन का तो मैंने बता ही दिया, नट्टल नहीं है। मैकेंजी का भी 1 विकेट यहाँ पे रहा है। तो जो चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फिक्सचर में चेजिंग टीम एडवांटेज रख रही है। 5 में से 4 बार चेस करने वाली टीम यहाँ पे जीती है। 1-2 बार बैटिंग कोलैप्स भी हुआ है बैट फर्स्ट करने वाली टीम का। हालांकि लास्ट मैच में हमने बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को कोलैप्स करते हुए देखा है। कॉन्सिस्टेंटली कोई एक आध प्लेयर हमें नहीं दिख रहे हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि नहीं ये प्लेयर बहुत चल रहे हैं। कुछ नाम बिखरे बिखरे से हैं तो उनको आप वो कर सकते हो, समराइज़ कर सकते हो। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैचेस को फोकस में रखें तो लगातार 2 मैचेस हमें क्राइस्टचर्च में मिल रहे हैं, तीसरा और चौथा मैच आखिरी 5 में से। और दोनों ही मैच पे हमने क्या देखा है कि चेस करने वाली टीम जीती है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, ध्यान में रखना। तो इस बार कैंटरबरी ने यहाँ पे पहला मैच जो हमने क्राइस्टचर्च में देखा था, कैंटरबरी ने बना था 131, जहाँ पर आपको बॉवेज देखने मिल जाते हैं। दिलपोर्ट यहाँ पे है, अशोक और गिब्सन अवेलेबल नहीं है। मैंने शायद पिछली बार दिलपोर्ट अवेलेबल नहीं है बोल दिया था, दिलपोर्ट अवेलेबल है। उन्होंने 4 विकेट निकाला था। ऑकलैंड ने चेस कर लिया था, काफ़ी आराम से चेस कर लिया था उन्होंने, वार्कर और ब्रिग्स के बदौलत। मैकेंजी का 1 विकेट। और इधर भी कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी। यहाँ पे भी हालांकि देर पोर चले। वार्कर ने रन तो नहीं बनाया लेकिन विकेट उन्होंने 1 निकाला था। रन नहीं बनाया मतलब ज़्यादा नहीं बनाया। गिब्सन यहाँ पे भी चले थे लेकिन उन्होंने वो अवेलेबल नहीं है, फंड्स हैं। बाकी मैककॉनकी, रिपॉन, बॉयस ये आपको स्कोरर्स दिख जाएंगे। बॉयस दोनों ही मैच में थोड़े बहुत रन उनके थे और इस फिक्चर में भी थोड़े बहुत रन उनके हैं। और लास्ट जो यहाँ पर ऑकलैंड ने बैटिंग चेस करा तब उन्होंने एलन जो अवेलेबल नहीं है। बाकी रॉबर्ट ओडोनेल, फ्लेचर, हैरिसन इनके स्कोर्स आपको देखने मिल जाते हैं। मैककॉनकी, ओवरआउट के, रिपन इनके विकेट्स भी थे और ये करंट स्कोर में अवेलेबल भी हैं। ठीक है, मैककॉनकी और रिपन के यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाते हैं। इस सीजन में जो दोनों ही मैचेस हुए हैं इन दोनों ही मैचेस में इन्होंने परफॉर्म करा रॉबर्ट ओडोनेल के साथ। बाकी तो यहाँ पे ओवरआउट की बॉलिंग की मैंने बात करी ही है पहले। इसके पहले भी अगर आप देखोगे वार्कर जनरली चेस बेहतर करते हैं तो चेस में उनके थोड़े बहुत रन्स हैं। बॉवेस के कुछ स्कोर्स हैं, लास्ट 2 हेड टू हेड्स में भी स्कोर हैं जो कैंटरबरी में हुए थे, इसके पहले भी उनके स्कोर्स रहे हैं। शिपली और ओराउट का तो आपने देख ही लिया, जब वो खेले हैं साथ में उन्होंने परफॉर्म करा है। 1 आध विकेट ही सही लेकिन वो है। और कार्टर के भी कुछ स्कोर्स हैं, कंसिस्टेंटली नहीं। यहाँ पे नोटिस करो कार्टर यहाँ पे 150 का स्कोर था और उसके बाद उन्होंने जब स्कोर बनाया तब वो ये वाला था 80 का। बीच में और कोई छोटा मोटा स्कोर उनका नहीं है और उनको बहुत मैचेस खेलने को भी नहीं मिले हैं इस सीज़न में, तो वो भी हो सकता है कि वो नहीं खेले हैं लेकिन उनके स्कोर्स ऐसे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो परफॉर्मेंस बताने लायक था वो मैंने दिखा दिया। और अगर हम स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने नहीं मिला है। इवन बैटिंग कोलैप्स हमने कुछ टाइम यहाँ पे होते हुए देखा है। यहाँ पे जैसे 226 बना था जो भी कम स्कोर ही था, उसके बाद 162 पर टीम निपट गई है, 131 पर टीम निपट गई है। लास्ट मैच में भी हमने 168 पर टीम को निपटते हुए देखा है। तो ऐसे स्कोर यहाँ पे बने हैं। 3 बार तो बैटिंग कोलैप्स हुआ है 10 इनिंग्स में से। ठीक है, एक बार 226 का भी था 9 विकेट के नुकसान पर। तो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर ये नहीं रहा है। अगर हम आखिरी 5 मैचेस को समराइज़ करें, क्राइस्टचर्च वाले मैचेस में भी हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। कुछ नामों को हम थोड़ा फोकस में रख सकते हैं। बहुत हाई क्वालिटी कोई रिकॉर्ड किसी के भी नहीं है लेकिन थोड़े बहुत परफॉर्मेंस इधर उधर से हमें देखने मिल रहे हैं। अगर हम समराइज़ करने आ जाएंगे तो वार्कर के बहुत फिक्चरों में आपको रिकॉर्ड देखने मिलते हैं, इधर भी है और आपने नोटिस भी करी चेज में उन्होंने थोड़े बहुत रन्स बना के रखे हुए हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस इस सीजन में बहुत बुरा रहा है। अगर वार्कर अपने फुल फ्लो में रहते तो गप्टिल या एलन की परफॉर्मेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जैसे कि वो 1-2 सीज़न पहले भी चल रहे थे, लेकिन वो फॉर्म उनका नहीं दिखा है जो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो
तो देखना पड़ेगा कि वार्कर अपने पुराने फॉर्म पे वापस आ जाते हैं या नहीं बड़े मैच में आके बड़े प्लेयर की तरह। और इस फॉर्मेट में हाईएस्ट रन स्कोरर भी हुए हैं फोर्थ ट्रॉफी में, तो उम्मीद तो करी जा ही सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चैपमैन नहीं है, निकोस बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। निकोस लास्ट मैच उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, स्टार्ट लिया था उन्होंने ऑकलैंड के अगेंस्ट में जो लास्ट मैच हुआ था, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस फिक्चर में बहुत रन उन्होंने बनाए हैं। ज़्यादा खेले भी नहीं है, लेकिन जब भी वो खेले हैं उनका परफॉर्मेंस है। और बॉलिंग पर सोलिया आपको दिख जाते हैं, लास्ट मैच में भी सोलिया ने एक विकेट निकाला था। माइकल ने बताया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मोस्टली इन्होंने ओटागो के होकर ही खेला है और 7 विकेट भी एक बार निकाल के रखा हुआ था इन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गई बातें जो हेड टू हेड से हम बता सकते थे। हेड टू हेड में जो पर्टिकुलरली इस ग्राउंड के मैचेस हैं उसमें भी हमने फोकस करा। अभी हम देखते हैं कि इस ग्राउंड के मैचेस कैसे कैसे जाते हैं और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पिछले सीज़न के 2 मैचेस से, और इस सीज़न में जो बाकी 3 मैचेस हुए हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो पहला मैच जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स बनाम कैंटरबरी का। करंट स्क्वाड में आपको फुल्क्स और ओराव के देखने मिल जाते हैं। सीट भी है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं खेलेंगे। इन दोनों का नाम हमने पहले भी देखा, स्पेशली ओराउट का। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, जहाँ मैकलूड जो बहुत अच्छा करते थे इस ग्राउंड पे वो अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड, चेसिंग टीम जीती है। ऊपर की तरह ही यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। ये ऑकलैंड वाला जो मैच आपने ऊपर देखा था, ठीक है, एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था कैंटरबरी का। पेसर्स के 3 और स्पिनर जहाँ पे लुई डेलपोर्ट ने 4 विकेट निकाले थे और ऑकलैंड ने यहाँ पे चेस कर लिया। इस सीजन के मैचेस की बात करें तो यहाँ पे पहले मैच में 220 पर निपट गई थी कैंटरबरी की टीम, वो भी तब जब मैकेंजी ने नीचे से 58 रन बनाए थे, नहीं तो 200 रन भी क्रॉस ना होते। तो रन की तो बात यहाँ पे नहीं ही हो रही है अभी तक, ग्राउंड पे भी। हिट में तो नहीं हुआ था, ग्राउंड पे भी वही चीज़ चल रहा है। पेसर्स का अपर हैंड विलिंगटन चेस नहीं कर पाए, जहाँ पर आपको रिपन, मैककॉन की, बाकी कैंपॉल तो नहीं है, और ओवरआउट के फॉल्स के भी यहाँ पर विकेट देखने मिल जाते हैं। जो आपने हेड टू हेड देखा था ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच में 250 यहाँ पे चेज हो गया था, जहाँ पे भी मैककॉन की, रिपन, बॉयस, पेसर्स का अपर हैंड, और बॉलरों में से मैककॉन की के 2 विकेट्स, रिपन ओवरआउट के साथ। और लास्ट मैच जो हुआ था कंप्लीट मैच, इसके पहले भी एक मैच हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, एबंडेंट हो गया था। यहाँ पे कैंटरबरी ने बना था बहुत ज़्यादा रन, 349। इतना रन तो हमने आसपास नहीं देखा है अभी तक इस वीडियो में। 250 प्लस का स्कोर ही हाईएस्ट देखा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ। जहाँ पर बॉवेस, निकोस का तो आपने नाम देखा था। कार्टर ने भी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी। कार्टर भी अच्छा कर रहे हैं। सुपर स्मैश के बाद इनको जब रेगुलरली मौका मिलना शुरू हुआ है, इनके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट मैच में भी इन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में, जितना उनको बैटिंग मिला था। अच्छा कर रहे हैं ये भी। हेड टू हेड में भी हमने थोड़े बहुत रन इनके देखे हैं, और ये भी देखा है कि जब ये चलते हैं इनका बड़ा इनिंग्स आता है। उतना शायद कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन रन जब उन्होंने बनाए हैं बड़े इनिंग्स की उन्होंने खोज करी है। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को 166 पर निपटा दिया, जहाँ पर फुल्क्स, मैकेंजी, रिपन और शीट इनके भी परफॉर्मेंसेस थे। फुल्क्स, रिपन को तो हमने पहले भी देखा है। मैकेंजी कभी कभार इनके परफॉर्मेंस आते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। शीट का पता नहीं खेलेंगे या नहीं। शीट या मैकेंजी में से आपको शायद कोई एक खेलता हुआ दिख सकता है। ज़्यादा चांसेस यही है कि मैकेंजी खेल जाए, क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। रन्स यहाँ पे भी हम ज़्यादा नहीं बनते हुए देख रहे हैं। हालांकि लास्ट मैच में बहुत रन बनाया था कैंटरबरी ने, 2 सेंचुरियंस आ गए थे बीच में, लेकिन नहीं तो हम यहाँ पे बहुत रन बनते हुए नहीं देख रहे हैं। पेसर्स का अपर हैंड थ्रू आउट द वीडियो हमने देखा है। रिपन एक बहुत नाम अच्छा के तौर पे आए हैं। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी कंसिस्टेंटली विकेट्स है। बाकी फुल्स, ओवर आउट के इनके भी परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं। बैटिंग से जो नाम हमने देखे हैं उनमें से कार्टर आप देख सकते हो, बॉवेस को कंसिडर कर सकते हो, निकोस ऑब्वियसली देख सकते हो, रॉबर्ट ओडोरेल, इनके परफॉर्मेंस भी रिसेंट टाइम्स में अच्छे आए हैं, चेस में भी अच्छे आए हैं। और वार्कर का हमने रिकॉर्ड देखा है, हालांकि उनका फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन है, लेकिन उनका रिकॉर्ड थोड़े बहुत है। ठीक है, तो ये हो गई चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप अपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। मैं बात करेंगे इस प्लेइंग 11 के बारे में। एक चेंज जो होगा ऑकलैंड की तरफ से वो है जॉर्ज वार्कर आएंगे मार्टिन गप्टिल की जगह पे। बाकी कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। कोल ब्रिग्स नंबर 3 पर, दोनों ओडोनेल, उसके बाद ये रॉबर्ट ओबर आएंगे विल ओडोनेल से, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। कैम फ्लेचर उसके बाद जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और अपने पुराने ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। उसके बाद रायन हैडिसन, जॉक मैकेंजी जो बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करा रहे हैं डेथ ओवर्स में, इनके ऊपर नोटिस करना जब ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे। बेन लिस्टर, लुई डेलपोर्ट और धनरू फंड्स आपको दिख जाएंगे। इनमें से जो प्लेयर्स मेरे ख्याल से आपके टीम में होने चाहिए, सीन सोलिया मैं अभी भी कहूँगा लेके चलो। बॉलिंग से इनके रिकॉर्ड्स हैं और बैटिंग में ओपनिंग आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत है, तो सेफर ऑप्शन होंगे, ये लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल से स्मॉल लीग में। तो रॉबर्ट ओडोनेल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है इन्होंने लास्ट मैच में, मोमेंटम बहुत अच्छा है इनके पास। बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इनको ड्रॉप करो। अगर आप इन पर रिस्क लेना चाहते हो और ऑकलैंड के किसी प्लेयर के वजह से इन पर रिस्क लेना चाहते हो, तो वो हो जाते हैं जॉर्ज वार्कर, जो फॉर्म पे तो नहीं दिखे हैं लेकिन रिकॉर्ड अभी भी इनका डिसेंट है।
कैम फ्लेचर मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर वो चेंज करे तो ले लेना। बाकी लिस्टर, दिलपोर्ट, फर्न्स, दिलपोर्ट ने सेकेंड लास्ट मैच जो उन्होंने यहाँ पे खेला था 4 विकेट निकाले थे, और इन्होंने लास्ट जो 2 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पे विकेटलेस नहीं गए हैं, इन पे आप फोकस कर सकते हो। और बाकी लिस्टर और फर्न्स में से फर्न्स बेहतर दिखे हैं थ्रू आउट द सीजन, ठीक है, बैटिंग पे भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो इनके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। तो मेरा जो कोर होगा ऑकलैंड की तरफ से वो कुछ इस तरीके का होगा: सोलिया, फर्न्स, दिलपोर्ट और रॉबर्ट ओडोनेल सेफर ऑप्शन, वार्कर रिस्कियर ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक। ये 4 प्लेयर्स के साथ हम अपना कोर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जिनको हम लेंगे, अगर ज़्यादा प्लेयर लेने का होगा ऑकलैंड की तरफ से, तो कैम फ्लेचर अगर चेज करते हैं स्पेशली विल ओडोनेल लिया जा सकता है, स्पेशली अगर वो चेज करें, लेकिन एनीवेज आप ले सकते हो, अच्छे मोमेंटम के साथ वो दिख रहे हैं। और यहाँ पर जॉक मैकेंजी ये तीसरे ऑप्शन के तौर पे हमारे पास आ सकते हैं जब ये बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, ठीक है। बेंच में एंगस ओलिवर भी हो सकते हैं, इन्होंने जितना मैच खेले हैं विकेटलेस नहीं गए हैं ये, लेकिन मेरे ख्याल से इनको मौका नहीं मिलने वाला है। कैंटरबरी की तरफ से बोवेस और लेथम ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तीनों अवेलेबल हो रहे थे पहले, बोवेस, लेथम और निकोल्स, तो बोवेस और लेथम के साथ ओपनिंग करवाई जा रही थी, निकोल्स आ रहे थे तीसरे नंबर पर। ये अल्टरनेट हो सकता है, ये तो आपको लाइन आने बाद पता चल जाएगा। उसके बाद मिच है, लियो कार्टर का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे आ सकता है, मैककॉन की, शिपली, रिपॉन, फुल्स और ओराउडके के साथ मैकेंजी। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, निकोल्स कोई सवाल पैदा नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली हम बोवेस को भी रखेंगे, क्योंकि ये भी बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैचेस में चलते हैं और इनके परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, बुरा कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका कि हम इनको ड्रॉप कर दें। इसके अलावा मैककॉन की, रिपॉन, शिपली ऑलरेडी आप समझ सकते हो, क्योंकि कैंटरबरी के रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं उनके प्लेयर्स के, ऊपर से उनका होम ग्राउंड भी है, तो हो सकता है कि आपको कैंटरबरी के प्लेयर्स थोड़े से ज़्यादा लेने पड़े। फिर भी अगर मुझे इन 5 में से 4 करना पड़े तो मैं मैककॉन की, शिपली, रिपॉन और निकोल्स, इन 4 को तो पहले लूँगा। याद रखना ये 4 से आप सेटिस्फाइड शायद ही हो पाओ, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस और मेरी एनालिसिस, इन 4 के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो इसके अलावा भी जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, मतलब इन 4 के अलावा, उनमें से पहला नाम मैंने बताया बोवेस का आता है, कार्टर का भी आ सकता है बैटिंग से, और बॉलिंग पे आ जाओगे तो ओराउड का, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो। कैंटरबरी के प्लेयर्स आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स भी हैं और इनका घर भी है, इनके रिकॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए कैंटरबरी के प्लेयर्स आपको ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं। और इस सीजन में बेहतर परफॉर्मेंस भी इन्होंने करा है, इसीलिए वो पहले टीम के तौर पर फाइनल में पहुँच चुके थे। बेंच पे हो सकता है फ्रेजर शीट हो जिनको खेलने का मौका ना मिले। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें, कैंटरबरी की तरफ से रिपॉन और निकोल्स के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद फोल्स और लेथम का परसेंटेज तो कम है, लेकिन लोग खेलते देखेंगे तो ले लेंगे इनको, और लॉन्गर फॉर्मेट में लेथम हमेशा ट्रस्टेबल ऑप्शन है। हालांकि कीपर सेक्शन में होंगे तो देखना पड़ेगा आप कितना क्या कर पाते हैं। उसके बाद मैककॉन की, लास्ट मैच वो खेले नहीं थे और रिसेंट टाइम्स में उनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस पूरे वीडियो के दौरान उनका नाम कई बार आ चुका है और बड़े मैचेस में मैककॉन की हमेशा अच्छा करते हैं, ये हमने देखा है। उसके बाद कार्टर बैटिंग से, ओवरऑल के बॉलिंग से, ऑकलैंड की तरफ से सोलिया और रॉबर्ट ओडोनेल, दोनों का ही मतलब रॉबर्ट को शायद कोई कैप्टन ना बनाए, सोलिया भी कैप्टन लायक परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन दोनों ही सेफर ऑप्शंस हैं और मैं बहुत अगेंस्ट भी नहीं होऊंगा इन दोनों के सिलेक्शंस को लेके। उसके बाद लिस्टर और फर्न्स, रिस्की में हैरिसन एक अच्छी ऑप्शन है, इनको बॉलिंग मिल जाती है, बैटिंग भी मिलने के चांसेस हैं लास्ट मैच में। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस में मतलब इस मैच में लास्ट कुछ मैचेस में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, ना ही बैटिंग से नहीं बॉलिंग से, इसीलिए वेरी रिस्की में रखा है मैंने इनको। नहीं तो जॉक मैकेंजी है, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं आप देख सकते हो। विल ओडोनेल अच्छा दिखे हैं, अगर आपको कोई पंट बैटिंग ऑप्शन चाहिए ऑकलैंड की तरफ से, रॉबर्ट ओडोनेल तो सेफर ऑप्शन हो गए। वार्कर, इनके रिकॉर्ड्स हैं, फॉर्म नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो विल ओडोनेल ऑप्शन है, और कैम फ्लेचर अगर चेस करें तो बिल्कुल देखा जा सकता है। अच्छा, अभी के लिए मैंने इन 9 प्लेयर्स को रख रखा है, ठीक है। इनमें से शायद जिन प्लेयर्स को मैं नहीं छोड़ूंगा रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, डिप्पन है वो, मैककॉन की, शिपली, ओराउडकर और निकोल्स, ये मतलब कैंटरबरी के प्लेयर्स को ही मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो ना तो सोलिया के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है, फर्न्स मैं कहूँगा फिर भी आप लेके चल सकते हो क्योंकि बैटिंग क्वेश्चन दे देते हैं, और ओडोनेल को भी लेके चल सकते हो स्मॉल लीग में क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट है और इनका फॉर्म भी अच्छा दिख रहा है। तो शायद ये सोलिया को छोड़ के बाकी, और सोलिया और फुल्स को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को मैं एनीवेज लेके चलूँगा। इसके अलावा जो आप कर सकते हो, बैटिंग से अगर आपको एक प्लेयर लेना ही है तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कार्टर, बोवेज, वार्कर, विल ओडोनेल, चारों ही लेने लायक ऑप्शन है। जनता क्या कर रही है फिलहाल के लिए, गप्तिल को नहीं खेलते देखेंगे तो शायद जनता बोवेस और वार्कर में से कोई एक को लेंगे क्योंकि ये दोनों ओपनिंग करेंगे।
ओडोनेल अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। हेड टू हेड में भी एक आध रन उनके हैं जब उनको खेलने का मौका मिला है। बॉवेज कंसिस्टेंट रहे हैं इस पिक्चर में, लेकिन मुझे बहुत भरोसा नहीं होता है इन पे। हालांकि मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ इनके सिलेक्शन को लेकर। कार्टर भी अच्छा कर रहे हैं, इनके रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है, ठीक है। लास्ट जो मैच इन्होंने इस ग्राउंड पे खेला है 100 लगा के रखा हुआ है। तो ये चारों ही लेने लायक ऑप्शन है। इनमें से भी मुझे अगर मतलब रैंक करना पड़े तो मैं शायद विल ओडोनेल के साथ पहले जाऊं। उनका मोमेंटम जिस तरीके का है और जिस तरीके के टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑकलैंड को बहुत नीचे बैटिंग की ज़रूरत पड़े। उसके बाद कार्टर, उसके बाद बॉवेस और उसके बाद वार्कर। वार्कर आखिर में इसलिए क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन आप कर सकते हो अगर आप ऐसे साइट्स में खेल रहे हो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे शायद आप तीसरा बैट्समैन लो भी ना। ऑलराउंडर में मैंने इन चारों को रखा है, इनमें से फुल्स को लेके एक वो डाउट है कि हम ले या नहीं ले। बाकी मैकेंजी का परसेंटेज तो डिसेंट है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा लोग लेंगे। जॉक मैकेंजी को अगर आप लेना चाहते हो, एंगस मैकेंजी की बात कर रहा हूँ, शायद लोग ना ले। जॉक मैकेंजी को अगर आप लेना चाहते हो बॉलिंग फर्स्ट में लेना। कीपर सेक्शन में कैम फ्लेचर अगर चेस करें तो आप देख सकते हो। मिच है, मुझे लगता नहीं इस मैच में किसी काम पे आने वाले हैं क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे होने वाला है। टॉम लेथम अच्छे ऑप्शन है और लॉन्गर फॉर्मेट में हमेशा डिपेंडेबल ऑप्शन है। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग किसी कीपर को लेना है तो आप टॉम लेथम के साथ जा सकते हो, और अगर फ्लेशर को लेना ही है, कैम फ्लेशर को, तो उनको चेज में ले लेना, ठीक है। कैप्टन मैक्सिमम चॉइस की बात करें, रिपॉन मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उनका परफॉर्मेंस भी आया है, रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज भी हाई होगा कैप्टनसी के लिए, तो बिल्कुल इनकी तरफ जा सकते होगा। वाइस कैप्टनसी के लिए मैककॉन की अच्छी ऑप्शन है। परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बड़े मैचेस में अच्छा करते हैं और रिकॉर्ड भी डिसेंट है। अलग देखना है तो हेनरी शिपली। हालांकि मुझे पता नहीं कि इनका मोमेंटम कैसा होगा, ये किस तरीके के मतलब मोमेंटम के साथ आ रहे होंगे, लेकिन रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है और इस फॉर्मेट में भी उनका बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रहा है, तभी जाके न्यूजीलैंड के नेशनल टीम में उनको मौका मिला था। तो बस यही कुछ है। और बैटिंग से निकोल्स है। कैंटरबरी का ही मुझे यहाँ पे पड़ला भारी होता हुआ दिख रहा है, अनलेस कि जो बड़े प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स हैं ऑकलैंड की तरफ से, जैसे कि रॉबर्ट ओटोनेल हो गए या सोलिया हो गए या उनके कैम फ्लेचर वगैरह हो गए, ये कुछ करें तो कुछ बात बन सकती है। नहीं तो मुझे लग रहा है कैंटरबरी यहाँ पे फेवरेट आपको होती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।